लास्ट क्लास में हमने वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के असाइनमेंट डिस्कस किए थे। Yes, sir. Kuch questions unsolved there. अच्छा, सर 36 वाला, फिर सर वो पॉलीगॉन लॉज वाले पॉलीगन। जो हाँ हाँ, वो हाँ पॉलीगन सर, वो वाला। वाला। एक यस। मिनट, ठीक है ठीक है। चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं एक बता देता हूँ एज अ नोट, उसको तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में use करना। सपोज कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन है, कोई भी हो सकता है, किसी भी नंबर ऑफ साइड्स का, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। सपोज ये एक पॉलीगन और ये सेंटर है इसका। इस पॉइंट को ओ कहते हैं। मान लो कहीं से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये ए, ये बी, ये सी, डी, ई और एफ। इसमें से ये है ओ ए वेक्टर, ये है ओ बी वेक्टर, ये है ओ सी वेक्टर, ओ डी वेक्टर, ये हो गया ओ ई वेक्टर, ओ एफ वेक्टर। हम लोग ए बी वेक्टर को, ध्यान से समझना, हम लोग ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? ओ ए और ओ बी के टर्म में अगर लिखना चाहे तो वो भी मैंने सुना। ओ ए माइनस ओ बी, ऐसा लिखेंगे। यस। पक्का? यस सर। इसी तरह बी सी वेक्टर को क्या लिखेंगे? बताओ। वो भी माइनस ओ सी। ओ बी माइनस ओ सी। इसी तरह सी डी वेक्टर, डी ई वेक्टर, ई एफ वेक्टर और एफ ए वेक्टर लिख सकते हैं। यस सर। इन सबका सम 0 होगा। यस सर। यस सर। तो अगर मैं ऐसे सोचूं पॉलीगन लॉ से, तो पॉलीगन लॉ का ये वाला आउटकम तो आपको मालूम है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए, ये 0 होगा, है ना? इसको ऐसे देखो, ए बी को हमने लिख दिया ओ ए माइनस ओ बी, बी सी को लिख दिया ओ बी माइनस ओ सी, सी डी को लिख दिया ओ सी माइनस ओ डी, डी ई को लिख दिया ओ डी माइनस ओ ई,
ई एफ को लिख दिया ओ ई माइनस ओ एफ, और एफ ए को लिख दिया ओ एफ माइनस ओ ए। अगर मैं ऐसे भी इसका सम करके देखूं तो जीरो ही आएगा। यस सर। यस सर। ये भी वही है, कोई नई चीज नहीं है ना। तो ये जो पॉलीगन लॉ में हम लोग वैसे कहते थे जीरो होगा, उसी को कहने का एक तरीका ये है। एक दूसरी प्रॉपर्टी जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो ये है, देखिए ध्यान, सब लोग ध्यान से देखना। ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ। इसको ध्यान से देखो। इस पॉलीगन में अगर ये अगर ये रेगुलर पॉलीगन है, ये रेगुलर हेक्सागन है ना, मतलब सबका साइड लेंथ बराबर होगा। यस सर। यस। कॉमन सेंस से दिख रहा है कि ओ ए और ओ डी ये दोनों एक दूसरे का इक्वल अपोजिट होगा। यस सर। यस सर। ओ बी और ओ ई एक दूसरे का इक्वल अपोजिट होगा। यस यस सर। सर। ओ सी और ओ एफ ये एक दूसरे का इक्वल अपोजिट होगा, यस। यस सर। है ना। यस सर। तो इसका सम जीरो होगा। यस यस सर। तो इसका सम भी जीरो होगा। एक थंब रूल ऐसा बना सकते हैं कि इफ n number of vectors acting at a point equal vector, अगर इक्वली स्पेस्ड है तो सबका सम हमेशा जीरो होगा। यस सर। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस सर। जैसे किसी पॉइंट पर एक, दो और तीन, तीनों इक्वली स्पेस्ड, मतलब 120 डिग्री, तीन के केस में 120 डिग्री 120 डिग्री है तो सम जीरो होगा, क्योंकि तीनों को मिला दो, तीनों के टिप को इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, सबका सम जो होगा वही ओ ए प्लस ओ बी प्लस। आई बात समझ में। यस सर। यस सर। यही अगर स्क्वायर हो गया तो उस केस में ये 90 90 90 होगा, उसमें तो जीरो दिख ही रहा है आपको। यस सर, इक्वल एंड अपोजिट। हेक्सागन अभी देखा, आई बात समझ में। यस सर। तो ये आइडेंटिकल और इक्वली स्पेस्ड होने चाहिए, तो इसका सम हमेशा जीरो होगा। क्लियर है। यस सर। यस सर। सो hence if n vectors या फोर्सेस बोल दो of equal magnitude originating from a point
are equally spaced. That is, angle between consecutive two vectors are equal. Then resultant of these vectors will always zero, है ना? होगा ऐसा कोई डाउट किसी को? नो सर। No, sir. इसको पहले कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके नेगेटिव सेंस में भी अगर डायरेक्शंस लेंगे सबके तो भी जीरो ही होगा ना? हाँ, एक ही बात है, तो सब माइनस हो गया ना, तो भी zero होगा। जल्दी इसको कॉपी कर लो। सर हो गया। Sir, done. सर डन।
हो गया? आगे बढ़ते हैं, एक नई चीज सीखते हैं। पॉलीगन वाले क्वेश्चन अब करने की कोशिश करना, नहीं होगा तो अगली बार बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। Okay, sir. अगला अगले दिन जब असाइनमेंट डिस्कस करेंगे ना, नेक्स्ट क्लास में, कल ही करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे शायद। अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, यूनिट वेक्टर। नाम सुना है? यस सर। यस सर। क्या होता है? सर वाई कैप जे कैप मैग्नीट्यूड के वन कैप होता है, काम डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वन होता है, खाली डायरेक्शन दिखाता है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड वन होता है, यूनिट होता है, नाम से ही है, इसका मैग्नीट्यूड वन होता है, वन यूनिट, और डायरेक्शन होता है। ऐसा है? Yes. अब ऐसे समझो कि अगर मैं कहूं कोई भी डिस्प्लेसमेंट, यह है 5 किलोमीटर ईस्ट, तो 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड हो गया, 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड हो गया, Yes. यस सर। और ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया, है ना? तो अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा? वन। ईस्ट बचेगा केवल, Yes. है ना? तो ईस्ट का मतलब हो गया वन यूनिट ईस्ट। आई बात समझ में? मतलब 1 किलोमीटर ईस्ट ना, 5 से डिवाइड कर। डिस्प्लेसमेंट एस को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड 5 से डिवाइड कर दें तो जो बचेगा उसका मैग्नीट्यूड यूनिट होगा वन, यस सर। और उसका डायरेक्शन वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का है, दैट इज ईस्ट। सर 1 किलोमीटर ईस्ट ना, मतलब सिर्फ ईस्ट नहीं रहेगा ना, 1 किलोमीटर ईस्ट मैं रहेगा ना। बात तुम समझ नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ मैग्नीट्यूड, किलोमीटर तो यूनिट हुआ। तो आई बात समझ में? ओके सर। तो यहाँ से एक कॉमन सेंस समझ में आता है कि अगर हम किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को उस वेक्टर के अलोंग जो डायरेक्शन है वह मिलता है। तो ये ए के ऊपर जो ऐसा कैप वाला साइन है, इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग ए। समझे? यस। इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग ए। तो यहाँ से एक फॉर्मूला मिला, यूनिट वेक्टर अलोंग एनी वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यस। यस सर। समझ गए? अच्छा नहीं सर, वो कैंसिल हो जाके वन हो जाएगा और फिर डायरेक्शन तो पता ही है वैसा ना। सो यूनिट वेक्टर अलोंग ए इज वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो किसी भी वेक्टर को जब हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो उस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर मिलता है।
कोई डाउट? नो सर। No, sir. यूनिट इसकी यूनिट नहीं होती है। यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड यूनिटी। हाँ सर, यूनिट कैंसिल हो जाती है ना। हाँ, केवल डायरेक्शन बताता है। तो यूनिट वेक्टर केवल और केवल डायरेक्शन बताता है। यस सर। जैसे मान लो तुम कहीं गए तो तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट को कोई कह सकता है यहाँ से 5 मीटर गए, स्टेशन से 10 मीटर गए, मतलब 1000 तरीका है एक ही मोशन को बताने का। लेकिन जैसे ज्योग्राफी में कुछ स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन चारों को यूज करके ही कोई डिस्प्लेसमेंट बताते हैं। यस सर। तो Yes. ये जो चारों डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये चारों डायरेक्शन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डायरेक्शन है, हर जगह यही यही यूज होता Yes. है ना। वैसे उसको हम लोग लोकली कुछ और भी बोल सकते हैं। जैसे कि वो गया 5 किलोमीटर टुवर्ड स्टेशन, ऐसा भी बोल देते हैं। तो ऐसा तब बोल देते हैं जब लोकली सबको पता है कि टुवर्ड स्टेशन का क्या मतलब है। ठीक है। यस सर। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड से जो डायरेक्शन मिलता है ये लोकली एक्सेप्टेबल है। जिसको वेक्टर ए का डायरेक्शन पता है उसी को ए कैप का डायरेक्शन पता चलेगा ना। जैसे मैंने एग्जांपल कहा कि जिसको मालूम है स्टेशन यहाँ किधर है, उसी वही समझ पाएगा 5 किलोमीटर टुवर्ड्स स्टेशन का मतलब, है ना। यस सर। तो कोई भी डायरेक्शन को दो तरह से बताते हैं, एक तो लोकल लैंग्वेज में, और नहीं तो वो कि 5 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसा कुछ। तो जैसे ज्योग्राफी में चार स्टैंडर्ड नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, चार स्टैंडर्ड डायरेक्शन है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक वैसे ही वेक्टर में भी कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डायरेक्शन होते हैं। ठीक है। यस सर। वो क्या होते हैं अभी देखते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को, एक मिनट रुक जाओ, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को, अगर वो ऑब्जेक्ट हमारा एक प्लेन में है, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मैं कहूँ मैं डोर से 2 मीटर पर, तो डोर से 2 मीटर पर तो इनफाइनाइट डायरेक्शन है ना। केवल इतने इंफॉर्मेशन से मेरे पास पहुंच पाओगे क्या? नो सर। No, sir. No, sir. लेकिन मैं कहूँ कि मैं इस वॉल से 2 मीटर और इस वॉल से 3 मीटर पे हूँ, अब एग्जैक्टली यहीं पहुंचोगे। समझ आया? यस सर। Yes, sir. यहाँ से एक कॉमन सेंस कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को, मतलब पोजीशन को बताने के लिए मिनिमम 2 रेफरेंस लाइन का होना जरूरी है, अगर ऑब्जेक्ट उन दोनों लाइन के प्लेन में है तो। जैसे मैं इस कमरे में हूँ, तो मेरे पोजीशन को एग्जैक्टली बताने के लिए आपको 2 रेफरेंस लगेगा ही लगेगा, कि इस वॉल से 2 मीटर और इस वॉल से 3 मीटर, ऐसा कुछ, यस सर। है ना। वही अगर मैं इस प्लेन में नहीं होता, मान लो एक मॉस्किटो के जैसा ऐसा कहीं उड़ रहा होता, तो मुझे 3 रेफरेंस चाहिए, इस वॉल से 2 मीटर, इस वॉल से 3 मीटर और ग्राउंड से 2 मीटर या 1 मीटर या 5 मीटर कुछ भी। आई बात समझ में? यस सर। एक बात तो क्लियर है, इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई एनी डायरेक्शन we would require maximum 3 mutually perpendicular reference lines, है ना। मैक्सिमम 3 रेफरेंस से तो कोई भी पोजीशन बता सकते हैं कहीं भी रहे। Yes. पक्का? इन तीनों को साइंस के लैंग्वेज में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कहते हैं। कन्वेंशनली इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस
और इसको जेड एक्सिस, ये आउटवर्ड डायरेक्शन है। ये आउटवर्ड डायरेक्शन, इसको जेड एक्सिस कहते हैं। तो ये एक्सिस समझ आया सबको? यस सर। एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप कहते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जे कैप कहते हैं। कन्वेंशन है, नाम रखा है इसको, कोई कुछ नहीं कर सकता। और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको के कैप कहते हैं। ठीक है। अच्छा, नेगेटिव एक्स होगा तो अपने आप माइनस आई कैप हो जाएगा। नेगेटिव वाई होगा तो माइनस जे कैप हो जाएगा। नेगेटिव के होगा तो माइनस के कैप हो जाएगा। ज्योग्राफी और साइंस में यही फर्क है। ज्योग्राफी में वेस्ट को माइनस ईस्ट नहीं कहते हैं, वेस्ट का अपने आप में एक नाम है, समझ रहे हो? यस सर। लेकिन इसमें एक्स एक्सिस के अपोजिट को माइनस एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो उसके हिसाब से ये माइनस आई कैप, माइनस जे कैप और माइनस के कैप हो जाएगा। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कन्वेंशन है, सिंबल है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। सो आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप को बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और के कैप को बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। कोई डाउट किसी को? नो सर। कॉमन सेंस है। और इन तीनों को कंबाइन टुगेदर हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर्स। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। कॉपी कर। सर यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड असल में नथिंग होना चाहिए ना सर? नथिंग नहीं, वन। नथिंग को जीरो कहते हैं, उसको नल वेक्टर कहते हैं, वो भी पढ़ाऊंगा, उसकी जरूरत अभी नहीं, 2 लेक्चर के बाद है। बट सर अगर इनका वैल्यू, अगर मैग्नीट्यूड 1 यूनिट भी है सर, ये तो फिर सर जो एक्चुअल वेक्टर वेक्टर है उसका डायरेक्शन बताने के लिए हेल्प करते हैं ना। हम्म। सो या फिर हम ऐसा कह रहे हैं कि एक्चुअल वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यूनिट वेक्टर से इंस्टेड ऑफ एडिंग। एक्चुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर बन जाएगा। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर। ओके सर। सर यूनिट वेक्टर का पर्पस सिर्फ डायरेक्शन बताना होता है ना, और कुछ नहीं ना? यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन इंडिकेट करता है।
हो गया सर। हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। अब जैसे मैंने कहा कि दुनिया का कोई भी वेक्टर या दुनिया के कोई भी डायरेक्शन को आप नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये तो पक्का है। एनी डायरेक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ ज्योग्राफिकली, isn't it? Yes, sir. Similarly, any vector in the world can be represented in terms of I cap, j cap and k cap. क्लियर है? Yes. मतलब दुनिया में यस कोई भी सर। वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो, सपोज वेक्टर ए, तो इसका कुछ x कंपोनेंट, कुछ इसको हम ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप इस टर्म में लिख ही सकते हैं। हो सकता है कोई एक जीरो हो, कोई दो जीरो हो, तीनों जीरो तो हो नहीं सकता, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। सर ax ay और az जो है वो बिलोंग्स टू r ही होने चाहिए ना, मतलब एक थर्ड एक और एक फोर्थ डायमेंशन नहीं बना सकते ना हम लोग। फोर्थ डायमेंशन क्या होता है? तीन ही डायमेंशन बताया ना, आई जे और के। फोर्थ डायमेंशन क्या होता है? सर मतलब मतलब और क्लैरिटी के लिए क्या? एक और एक वो नहीं डाल सकते क्या, एक और एक हाँ, एक्सिस? सर अभी हमारे पास एक्स वाई जेड है, और नहीं डाल सकते? और जरूरत है, मतलब वही तो मैं पूछ रहा हूँ। जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चार डायरेक्शन है,
तो और पांचवा डालोगे डज इट मेक एनी सेंस? नो सर। ठीक वैसे ही समझाया अभी मॉस्किटो का एग्जांपल देके कि दुनिया में किसी भी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सिमम 3 रेफरेंस लाइन मोर देन सफिशिएंट है ना? सर ये ax ay और az मैग्नीट्यूड है ना? आते हैं क्या? ठीक है, तो इसलिए चौथे की कोई जरूरत नहीं है। ये जो ax है, ay है और az है, ax को हम लोग बोलते हैं x कंपोनेंट ऑफ a, ay को हम लोग बोलेंगे y कंपोनेंट ऑफ a, और az को हम लोग बोलेंगे z कंपोनेंट ऑफ a। तो ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट और ये z कंपोनेंट का मतलब क्या है, उसको समझने के लिए दो केस में डिवाइड करते हैं। तो किसी भी वेक्टर को उसको उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना, इसको हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। क्लियर है? यस यस सर। सर। तो ये वेक्टर का रिजोल्यूशन देखते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो जैसे मैंने आपको दो एग्जांपल दिया, पहला एग्जांपल दिया कि जब मैं इस रूम में बैठा हूं तब दो रेफरेंस लाइन से काम चल गया था। फिर मैंने बताया कि मैं अगर मॉस्किटो हूँ, 3 डायमेंशनल स्पेस में हूँ, तो 3 रेफरेंस लाइन चाहिए होता है, बताया था अभी। Yes. तो एक एक करके Yes. समझते हैं कि अगर हमारा वेक्टर एक ही प्लेन में है तब, और उसके बाद अगर वो 3 डायमेंशनल प्लेन में है तब। तो केस 1 लिखना मत, पहले ध्यान से समझ लो। When a vector is in two-dimensional plane, जब हम 2 डायमेंशनल प्लेन बोलते हैं तो एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, एक्स जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है है ना? बोलिए। सर वन डायमेंशनल भी हो सकता है ना, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वैसे। हाँ, तो एक केवल एक्स एक्सिस है, केवल वाई एक्सिस है, केवल जेड एक्सिस है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। केवल एक्स एक्सिस है तो 3i कैप, मान लो मैग्नीट्यूड 3 है, और केवल एक्स एक्सिस है तो क्या होगा, 3i कैप होगा, 3j कैप होगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो क्या बताऊंगा? ओके। ठीक है, वो तो बाय डिफॉल्ट सीख ही लोगे। तो 2 डायमेंशनल प्लेन में है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एक्स वाई प्लेन में है। सब देखो, तो एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर है, इसका नाम है वेक्टर ए। ठीक है, सब ध्यान से देखेगा। मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और मैं यहां से एक परपेंडिकुलर, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, यस सर। ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं इसी को ऐसा कह सकता हूं कि ये जो वेक्टर ए है, एक्चुअल में ये रेड वाले दो वेक्टर जो दिख रहे हैं, इसी का सम है पैरेललोग्राम लॉ से।
यस सर। यस सर। तो इसका एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट है वो है ए एक्स, लेंथ मैग्नीट्यूड है उसका, और जो वाई एक्सिस में कंपोनेंट है वो है ए वाई। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो यहाँ से पहली बात आप खुद बता सकते हैं कि वेक्टर ए इज नथिंग बट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। बता सकते हैं? यस सर। Yes, sir. अगर ये एंगल थीटा है तो आपको दिख रहा होगा कि cos थीटा इज ए एक्स अपॉन मॉड ए, है ना? और ये थीटा है यस तो सर। ये 90 माइनस थीटा, एंड cos 90 माइनस थीटा इज ए वाई अपॉन मॉड ए। दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से एक और रिजल्ट दिखा कि ए एक्स इज नथिंग बट मॉड ए कॉस थीटा, ए वाई इज नथिंग बट मॉड ए। तुम कहोगे साइन थीटा लिख दीजिएगा, बट मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ 90 माइनस थीटा, विच इज चलो इवेंचुअली इक्वल टू मॉड ए साइन थीटा। यस सर। तो यहाँ से एक कॉमन सेंस दिख रहा है कि किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। यस सर। आई बात समझ में? यस सर। तीसरा कॉमन सर सेंस ये लास्ट देख, स्टेटमेंट वापस बोलना समझ। मैंने कहा कि किसी भी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट, दैट इज वेक्टर ए का एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट, तो वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। देखो मॉड ए कॉस थीटा आया, हाँ हाँ सर समझा। ए का कंपोनेंट वाई के लॉन्ग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज कॉस 90 माइनस थीटा। आया समझ में? यस सर समझा। इसी राइट एंगल ट्रायंगल में देखोगे तो मॉड ए, इसी राइट एंगल ट्रायंगल में देखोगे तो ऐसा कह सकते हो कि मॉड ए इज नथिंग बट अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यस सर। ये सब कॉमन सेंस है। यस सर। क्लियर है? यस सर। तो मैंने एग्जाम्पल ऐसा चूज किया था जिसमें कि एक्स और वाई दोनों का आई मीन कंपोनेंट आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में ही था। पॉजिटिव नेगेटिव किधर भी हो सकता है ना? यस सर। तो इसको पहले कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। सर। तो सर आप पहले cos ऑफ 90 माइनस थीटा में क्यों लिख रहे थे? साइन थीटा में डायरेक्टली लिख सकते थे। सर मैं इसके ऊपर हूँ सर, इसके ऊपर एक और जो आपने सेंटेंस लिखाया था वो भी नहीं लिखा है। नहीं लिखा था? हाँ ये नहीं लिखे हम लोग ऊपर आई कैप जे कैप के कैप। नहीं सर, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप वो वाला नहीं लिखा है। सर cos 90 माइनस थीटा को डायरेक्टली हम लोग sin थीटा उससे पहले ही रिप्रेजेंट कर सकते थे ना।
अरे फिर जनरल रूल में क्या बताता है? वो तो इसलिए बताया कि किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, इसके लिए लिखा, वैसा दोनों कॉस कॉस में रहने दिया। जनरल रूल है वो। ओके सर। सर एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है और वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है, लाइक वो सिर्फ लाइक स्केलर है कि क्या है, कि सिर्फ मैग्नीट्यूड है? ax और ay सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो सर मतलब ax आई कैप बोल देंगे तब वेक्टर होगा, ay जे कैप बोल देंगे तो वेक्टर होगा, केवल ax ay बोलेंगे तो मैग्नीट्यूड होगा। ओके सर। हो गया, आगे बढ़ो। यस सर। Yes, sir. यस। फटाक से 2 मिनट में मुझे ये सब वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, जस्ट प्रैक्टिस के लिए। ये ए बी सी डी दिख रहा है, यस सर। इसको आई कैप जे कैप में कैसे लिखेंगे? जैसे फर्स्ट मैं लिख के दिखा देता हूँ,
ये ए वेक्टर है और ये एंगल थीटा है। तो फर्स्ट केस में इस ए वेक्टर को हम ऐसा लिखेंगे, ए कॉस थीटा आई कैप माइनस ए साइन थीटा जे कैप। समझ आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही सबको लिख के बताइए मुझे, जल्दी, 2 मिनट का काम है। सर डन। Done, sir. हो गया सबका? सर 1 मिनट सर। सेकंड को लिखेंगे, ए सेकंड को क्या लिखेंगे बताओ? ए साइन थीटा आई A कैप sin प्लस theta ए alpha. कॉस थीटा जे का। ए साइन थीटा आई कैप प्लस ए कॉस थीटा जी कैप। कोई दिक्कत नहीं किसी को? थर्ड को क्या लिखेंगे? माइनस ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। हाँ या ना? Yes, sir. फोर्थ को क्या लिखेंगे? minus a cos theta माइनस ए minus a sin theta j. माइनस ए साइन थीटा आई कैप साइन थीटा आई कैप माइनस ए कॉस थीटा जे कैप। माइनस ए कॉस थीटा जे कैप। कॉमन सेंस है? Yes. Yes. तो ये कहानी हो गई जब सर वेक्टर 1 मिनट सर, कॉपी जब करना वेक्टर लास्ट आपका वाला। एक्स वाई प्लेन में है। वेक्टर 3 डायमेंशनल प्लेन में भी हो सकता है ना? Yes. जब 3 डायमेंशनल प्लेन में हो तो उसको कैसे लिखते हैं? हो गया सर ये वाला। हो गया? हाँ सर। यस सर। अब आएगा केस 2। If a vector is a 3 डायमेंशनल प्लेन, तो 3 डायमेंशनल प्लेन का मतलब समझता है। मतलब ये हुआ ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ठीक है? ये जेड एक्सिस का मतलब है कि एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर है। समझ रहे हो? यस सर। अब
अगर कोई वेक्टर है अगर कोई वेक्टर है ऐसा, सब ध्यान से समझो, इस बात को विजुलाइज करिए तो मेरा काम खत्म। अगर कोई वेक्टर है ऐसा जो x से अल्फा एंगल बना रहा है और y से, अगर एक्स वाई प्लेन में है तभी y से 90 माइनस अल्फा बनाएगा, नहीं तो y से कोई भी एंगल बना सकता है। यस यस सर। सर। और z से कोई भी एंगल बना सकता है। समझ आया कि यस नहीं? Yes. यस पक्का? नहीं सर, ये नहीं समझ आया। सर वो बीटा से समझ थोड़ा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इधर देखो, ये मेरे पास 3 पेन है, पहले 2 पेन है, ये समझो, ये 2 पेन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। यस अगर सर। मेरा वेक्टर इस एक्स वाई प्लेन में है, अब तो हम कह सकते हैं कि अगर x से थीटा बना रहा है तो y से 90 माइनस थीटा बनाएगा। Yes, हाँ, sir. यस सर। कोई डाउट नहीं? नो No. अब मान लो ये एक जेड एक्सिस हो गया, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस दिख रहा है। Yes, हाँ sir. सर। वेक्टर यहाँ है कहीं, तो ये वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों से इंडिपेंडेंटली एंगल बना रहा है। यस Yes, सर। sir. एक्स यस से सर। जो अल्फा एंगल बना रहा है उसका वाई से कोई लेना देना नहीं है, नो नहीं सर। सर। No, sir. जेड से कोई लेना देना नहीं है। नो सर। तो नो ये सर। एक्स वाई और जेड तीनों से इंडिपेंडेंटली अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रहा है। यस सर। Yes. यस सर। कोई डाउट नहीं? नो नो सर। सर। नो सर। पक्का? यस यस सर। Yes. इस केस में अगर ये वेक्टर ए है तो इस वेक्टर के 3 कंपोनेंट होंगे। पहली बात तो ये, कौन सा? तो अगर ये वेक्टर ए है तो इसका कुछ x कंपोनेंट होगा, कुछ y कंपोनेंट होगा और कुछ z कंपोनेंट होगा, ठीक है? यस यस सर। x कंपोनेंट के लिए x से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, x यस एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यस। तो ये मेरा x कंपोनेंट दैट इज ax हो जाएगा। y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा ay हो जाएगा। दिखा पाना मुश्किल है बट कोशिश करता हूं। अगर सर। जेड ए एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये az हो जाएगा। सर हाँ बोलना, सुन रहा हूँ। सर अगर ए वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे है तो उसका कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे है वो डिफरेंट रहेगा ना एक्स वाई प्लेन पे अगर हम बोलेंगे तो। नहीं समझा क्या बोल सर रहे हैं? मतलब सर जैसे ए वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे कितना होगा वो डिफरेंट रहेगा ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। एक्स वाई प्लेन पर कितना होगा ये तो मैंने बोला ही नहीं। नहीं सर मतलब मैंने सोचा तो हाँ मतलब तो अनइक्वल रहेगा ना वो बोल रहा हूँ। क्या अनइक्वल रहेगा? प्लेन पर तो एक ही प्रोजेक्शन रहेगा ना, प्लेन पर क्या अनइक्वल रहेगा? सर तो टोटल सम रहेगा ना ए एक्स और ए वाई का। हाँ, तो एक्स हमारा होगा एक्स कंपोनेंट
ए वाई रहेगा वाई कॉम्पोनेंट और ए जेड रहेगा जेड कॉम्पोनेंट। अगर ए जेड 0 है तो ये हमारा इससे पहले वाला केस हो गया, है ना। Yes. ए वाई 0 है मतलब ऑब्जेक्ट एक्स जेड प्लेन में है। ए एक्स 0 है मतलब ऑब्जेक्ट वाई Yes. जेड प्लेन में है। कॉमन सेंस है ये सब। Yes, sir. अब दूसरा कॉमन सेंस देखो, ए एक्स की वैल्यू सिमिलरली मॉड ए कॉस अल्फा होगा। Yes, sir. यस सर। ए वाई की वैल्यू मॉड ए कॉस बीटा होगा। Yes, sir. ए जेड की वैल्यू मॉड ए कॉस गामा होगा। Yes, sir. तो Yes. देखो पिछली बार ये जो मैं कर रहा था कि उसको cos 90 माइनस थीटा लिख रहा था, इसीलिए यहाँ से भी एक थंब रूल दिखता है कि किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आई मीन कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, है ना। Yes, sir. यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। तो यहाँ से हम ये भी कह, अच्छा, साथ ही साथ जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा ये अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होगा। सर ये नहीं समझा। ये नहीं समझा पक्का? सर क्यूब बनाकर समझ सकते हैं हाँ, डायग्राम। क्यूब, वही मैं क्यूब बना रहा था। अगर नहीं समझा तो मैं क्यूब बना देता हूँ, अब आप समझ जाएंगे। जैसे एक ही प्लेन में होता था तो मैं पैरेललोग्राम बनाया था, तो आप समझ गए थे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर। यस सर। देखिए वैसे ही आप, मैं क्यूब अगर बना दो तो आप समझ जाएंगे कैसे। देखिए क्यूब, क्यूबॉइड, जो भी कह दो, सर इसमें 2 बार पाइथागोरस लगे। 2 बार पाइथागोरस। यहाँ से इस कॉर्नर तक ये जो ज्वाइन किया ये हमारा वेक्टर ए है, ठीक हाँ है। सर। और ये हमारा ए एक्स है, यस सर। ये हमारा ए वाई है यस। और ये हमारा ए जेड है, ठीक है। हाँ सर। तो मुझे ये रेड वाला चाहिए। यस Yes, सर। sir. तो मुझे अगर रेड वाला चाहिए तो कैसे निकालेंगे? तो हम पहले ये जो नीचे आपका, ये जो नीचे आपका प्लेन दिख रहा है, इस प्लेन में मैं ये वाला डायगोनल बना लेता हूँ। तो ये वाला जो डायगोनल बनाया मैंने, इस डायगोनल का लेंथ होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। Yes, sir. यस सर। तो अब ये ब्लू वाला डायगोनल, ये ब्लैक वाला ऊपर जो एजेड है और ये रेड वाला, ये तीनों मिला के फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया। वो हाँ समझा सर, हाँ हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो यस सर ए समझा। है इसकी वैल्यू मिल गई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। समझ गए? यस सर। हाँ सर। एक काम कीजिए, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले इसको कॉपी कर कॉपी
सर तो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 होगा ना? हो गया? यस सर। आगे बढ़ो। यस सर। Yes. सर एक आगे बढ़ो। मिनट। यस सर हो गया। अभी अभी हमने देखा कि cos अल्फा इसको लिख सकते हैं x कॉम्पोनेंट अपॉन मॉड ए, लिख यस सकते हैं। cos बीटा इसको लिख सकते हैं y कॉम्पोनेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन मॉड ए। cos गामा इसको लिख सकते हैं z कॉम्पोनेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन मॉड ए, ऐसा लिख सकते हैं। इन तीनों को कंबाइन टुगेदर हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, नाम है इसका। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। कोई डाउट? नो सर। दूसरा, इन तीनों को अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दें तो हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डायरेक्शन कोसाइन की देखने को मिलेगी, दैट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा अगर करें तो ये हो जाएगा ax अपॉन मॉड a का स्क्वायर प्लस ay अपॉन मॉड a का स्क्वायर
प्लस AZ अपॉन मॉड A का स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। यस सर। तो ये हो जाएगा AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ A का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। यस सर। तो ऊपर वाला भी मॉड ऑफ A है, नीचे वाला भी मॉड ऑफ A का स्क्वायर है, तो ये 1 हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी मिल गई कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इन इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होगी, कुछ और पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर है। है ना। अब इसी प्रॉपर्टी को कहीं कहीं थोड़ा अलग हट के लिखा रहता है, तो हम लोग सोचते हैं कुछ और होगा। देखो, कॉस स्क्वायर को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, दिस इज इक्वल टू 1। तो 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये 1 होगा। तो यहाँ से इसी प्रॉपर्टी को साइन के टर्म में अगर कहें तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू 2 मिलेगी। यस सर। यस। इसी प्रॉपर्टी को कहने का ये एक दूसरा तरीका है। यही कोई बच्ची अभी बोल रही थी थोड़ी देर पहले जब मैं म्यूट था, सर जानवी। यही बोल रही थी बेटी तू ना। हाँ सर। चल इसको कॉपी कर ले।
हो गया? यस यस सर। यस सर। बोलोगे फिर, मैं बैठा हूँ। चलो, अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मतलब एक क्वेश्चन ये करने की कोशिश करो। जल्दी, 2 मिनट का काम है। आया कुछ? सर होने को है। इक्विलिब्रियम मतलब F1, F2 और F3 तीनों का सम 0 होना चाहिए। यस सर। यस सर। लिखा भी है क्वेश्चन में, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो तीनों को ऐड करोगे तो 6A माइनस 8B प्लस 26, ये आई कैप आएगा। हाँ सर। यस सर। माइनस 8A प्लस 3B प्लस 19, ये जे कैप आएगा। दिस शुड बी इक्वल टू 0। यस सर। तो नेट फोर्स अगर 0 है मतलब इंडिविजुअली ये भी 0 है और इंडिविजुअली ये भी 0 है ना? यस सर। यस। तो यस 6A minus 8B is minus 26, minus 8A plus 3B is minus 19 है ऐसा? मुझे क्या चाहिए? 0.5A plus B। तो सर A और इंडिविजुअली जीरो कैसे हो वो एक बार समझाइए ना। इसी चीज पर नेट फोर्स 0 है, इसका क्या मतलब हुआ? फोर्स ही 0 है तो उसका x कंपोनेंट भी 0 होगा, y कंपोनेंट भी 0 होगा, वो अच्छा हाँ समझा समझा हाँ। है ना? हाँ सर समझा। इन दोनों को सॉल्व करके a और b निकाल सकते हैं। यस सर। यस सर। क्या आएगा?
साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने तो आता होगा ना? Sir, A is equal to 5, B is equal to 7. A is 5. 5, B is 7, ऐसा? Yes. ठीक, तो हम लोगों को क्या चाहिए? 0.5 A प्लस B, तो ये 6 आंसर होगा। Yes, sir. कोई डाउट किसी को? बोलो। नो सर। अब जो क्वेश्चन देता हूँ इसको थोड़ा दिमाग लगा के करना। इसमें जल्दबाजी करोगे गलत हो जाएगा, पहले ही बता रहा हूँ।
आया कुछ? यस सर 1 आ रहा है। यस सर। Yes, sir. One and answer. यस सर। मेरे को 1 आया। है कि नहीं? आंसर नहीं पता, अभी देखते हैं। देखो आंसर आ गया 1। ऐसे समझो, ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से। ये पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल का, यस जो R1 दिया हुआ है ना। Yes. यस सर। इसके पास कुछ वेलोसिटी है 3i + 4j, उस वेलोसिटी से चलने लगता है और चल के कहीं यहाँ पहुंच गया। ठीक है, Yes, sir. चल के कहीं यहाँ पहुंच गया, तो हम लोगों को इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर बताना है। यस सर। यही कहानी है ना। तो इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर ये हो गया R2, और ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हो गया। यस सर। यस सर। तो कॉमन सेंस से हमारा ट्रायंगल लॉ कहता है कि वेक्टर R2 इज वेक्टर R1 प्लस डिस्प्लेसमेंट, है ना। यस सर। यस Yes. सर। यस सर। दैट इज वेक्टर R1। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो वेलोसिटी इनटू टाइम यस होगा। सर। यस सर। वेक्टर R1 क्या दिया हुआ है? 2 4 3। तो दिया हुआ है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप यस सर। प्लस यस सर। वेलोसिटी कितना है? 3i + 4j और टाइम 2 सेकेंड। तो 3i कैप प्लस 4j कैप वेलोसिटी हो गया और टाइम 2 सेकेंड्स हो गया। तो 3, एक बार लिख देता हूँ। सो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, इसमें मुझे ऐड कर देना है 6i कैप प्लस 8j कैप। यस सर। तो ये हो गया 6 + 2 8i कैप प्लस 12j कैप प्लस 3k कैप। ये R2 हो गया। आई बात समझ में? यस सर। तो B - A - C चाहिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये A है, ये B है और ये C है। हाँ सर। यस। क्या पूछा है? B B - A माइनस A - C। तो 12 - 8 - 3 1 आंसर है। Yes, यस sir. सर। हाँ यही सर आ गया। आया था 1। यस यस सर। यस सर। सबको हो गया था। यस सर। यस आगे बढ़ो। यस सर। सर, हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू 2 करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम भी कर सकते हैं। क्या किया मैंने? नहीं, माइनस करके फिर डिवाइडेड बाय 3i कैप प्लस 4j कैप इज इक्वल टू 2। So like मैंने भी वैसे ही किया कि like final displacement minus initial position, sorry, final position minus initial position by time is equal to velocity, तो वैसा आया मेरे को। तो उसमें और इसमें क्या फर्क? कोई अलग मेथड हो गया ये, नहीं ना? नहीं सर, बस आपने उसका थोड़ा
और लाइक मल्टीप्लाई करके किया, बस सेम ही है। +3 लिखो, 3+2 लिखो, एक ही बात है। मेथड दूसरा तब होता है जब तुम कहते कि मैंने इसको वेक्टर से नहीं किसी और मेथड से सॉल्व किया, तो हम कहते चलो दूसरा मेथड है। एनीवे चलो इसको कोशिश करो। सिमिलर है।
बोलो आया आंसर? यस सर 45 आई कैप माइनस 151 जे कैप कुछ ऐसा आ रहा है, शायद गलत हो सकता है। देखते हैं सिमिलर है तो पिछले क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो मुझे R2 चाहिए, तो ये क्या होगा, इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट। यस सर। अच्छा ध्यान से देखना सब, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो ये तो R1 मालूम है अपने को, R1 है। किसी को और आंसर आया? R1 होगा 3 i कैप माइनस 7 j कैप। यस सर। Yes. अब सब ध्यान से देख जो मैं कह रहा हूँ, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो होगा वेलोसिटी वेक्टर इनटू टाइम। यस सर। वेलोसिटी वेक्टर कितना है? तो नहीं मालूम, 50 meters per second. ये तो वेक्टर तो नहीं, ये तो मैग्नीट्यूड है। सर 7 I cap minus 49 24 J cap. नहीं सुनो, 49 ये कैप सब माइनस सब चुपचाप सुनो, सबको आता है फिर भी सुनो। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया 50 यस सर। और डायरेक्शन किधर हो गया, इसके अलोंग, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर। हाँ और सर। किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यस सर। सर ये अपॉन क्या किया वो नहीं समझा। नहीं सर कोई बात नहीं, इनटू टाइम t 3 सेकेंड्स। फिर से सुनो मैं कहता हूँ, वेलोसिटी वेक्टर, इस वेक्टर का नाम दे दो कुछ अपने मन से a, अपने मन से मैं इस वेक्टर का नाम दे देता हूँ a। तो जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो क्या होगा, 50 मल्टीप्लाइड विथ डायरेक्शन अलोंग a, यस सर। that is 50 multiplied with vector a upon magnitude of vector a। ऐसा होगा, आज ये सीखा हम लोगों ने। हाँ Yes, सर, हाँ sir. समझा समझा। यस सर समझा। तो अब ठीक कर लो, 24 और 7 50 ही होता है शायद, क्या? Yes, 25 25 होता है। 25 होता है, ठीक है। तो 3i कैप माइनस 7j कैप प्लस 50 अपॉन 25 इंटू 3 into 7i minus 24j, Yes, sir. 25 2 जा 50, 3 2 जा 6, so 3i cap minus 7j cap plus 6 into 7i cap minus 24j cap, Yes, sir. so 3i minus 7j plus 42i minus 24 into 6 कितना होगा, 144. 144 तो minus 144j, Yes, sir. so 42 plus 3 45 i cap और minus 151j cap, ऐसा कुछ। Yes, sir. यही आया। ये आंसर होगा, यही आया था। यही सर, यही आया। यस सर। वेरी गुड, जिसको जिसको ये आया था वेरी गुड। इसको कॉपी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, होमवर्क मैं आपको सेंड कर दूंगा। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। आपने जो वर्कशीट शेयर करी थी उसमें मुझे डाउट्स थे। हाँ डिस्कस करेंगे अगली बार। ओके सर। सर एक और चीज़ सर तो वो वाली जो पहले करी थी
तो जिसमें पॉलीगन वाले डाउट्स आ रहे थे 39 वाला हाँ वो पॉलीगन वाला मैंने बोला ना कि आज हाँ जो सर, सिखाया तो उसके बाद सर फिर उसकी से जो कोशिश वर्कशीट है कीजिए, उसमें दोबारा उसको करेंगे, उस समय पूछ लीजिएगा। सर पॉलीगन के क्वेश्चन में डाउट नहीं सर, वो तो मुझसे हो गया सर। मुझे उसकी वर्कशीट में डाउट है सर, दूसरे क्वेश्चन में। उस दिन नहीं पूछा था? नहीं सर, क्यों? सर पूरा नहीं किया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो। सर इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए कौन सी बुक यूज करें? कोई बुक नहीं यूज करो, कोई बुक नहीं मिलेगा तुम्हें। ओके सर, बाय सर। यहाँ पर सर अब क्या करूं मैं? अगले लेक्चर में पूछना, जिस दिन वो बुक वो सीट डिस्कस करेंगे ना, उस दिन पूछ लेना। ओके सर। सर जैसे जो लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपसे पूछा था कि नल वेक्टर क्या होता है, कि आपने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि एक क्वेश्चन में था कि लाइक ही सिखाऊंगा, नल वेक्टर बोला ना, सिखाऊंगा जब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा तब सिखाऊंगा। अननेसेसरी कोई इन्फॉर्मेशन अभी दे दूं और उसका यूज अभी होगा नहीं तो कोई मतलब नहीं है। नल वेक्टर सिखाऊंगा और नल वेक्टर का यूज भी सिखाऊंगा कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है।